इंसानी और समाजी मुद्दे हैं उस पर लिखने के लिए स्पेस भी था और छूट भी थी। तो सच बताऊं तो मैं अपने को फोटोग्राफर से ज़्यादा कुछ नहीं मानता। वो किताब दरअसल अमर उजाला के लिए लिखे हुए जो मेरी डायरी थी या रिपोर्ट्स थी डे टू डे की जी, वो उसका कंपाइलेशन है। उसके अलावा जब आप तस्वीरें बना रहे होते हैं या जहाँ इत्मीनान आपको है वहाँ ये फ्रेम क्या हो आपका ये तय करना मतलब आपके समझ पर या आपकी ज़रूरत पर होता है। शहर सिर्फ ईंट पत्थर या सड़कों का नाम नहीं होता, वह लोगों की बोलियों, बाजारों की हलचल और पुरानी यादों का मिला जुला संगम होता है। प्रभात जी की तस्वीरें और सटीक रिपोर्टिंग हमें यह सिखाती है कि किसी भी जगह की असल पहचान उसे जीने वालों की छोटी छोटी कहानियों में रहती है। शुरुआत से शुरू करते हैं एकदम पत्रकारिता से। तो अमर उजाला से लेकर और संवाद न्यूज़ तक जो तमाम सारी जो पत्रकारीय लेखन रहा है और जो आपका दूसरे प्रकार का लेखन है, उसमें किस प्रकार का अंतर आप देख रहे हैं? पहली चीज़ तो ये कि पत्रकार बना मैं इट वाज जस्ट बाय एक्सीडेंट, वो कोई चॉइस नहीं थी मेरी जी। अखबार के दफ्तर भी मैं गया था तो सरकारी नौकरी छोड़ के और फोटोग्राफी करने गया था वहाँ की फोटोग्राफर बनूंगा। फोटोग्राफर तब स्टाफ में रखे नहीं जाते थे जी। तो मैं एडिटोरियल के तौर पर एडिटोरियल स्टाफ के तौर पर वहाँ आया। तो जो दूसरी तरह का लेखन है और अखबार का लेखन है, अखबार हम लोग जानते हैं और हम लोग लेकिन जिस दौर में अखबार में हमने काम करना शुरू किया उस दौर में पत्रकारिये और गैर पत्रकारिये या जिसको मोटे तौर पे लोग साहित्यिक कहते हैं उस लेखन में कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं था। अच्छा। यानी जो खबरें हैं उनको बताने का जो तरीका है वो तो खबर की तरह से ही बताई जाएंगी, लेकिन उससे अलग कंटेंट के लिए अखबार में हमेशा गुंजाइश रहती थी। खास तौर पे जो इंसानी और समाजी मुद्दे हैं उस पर लिखने के लिए स्पेस भी था और छूट भी थी। तो ये रियाज जो आज मैं लिख पा रहा हूँ अखबारी दुनिया की चीज़ों से थोड़ा अलग, ये रियाज उन्हीं दिनों का है जब अखबार में मैं काम कर रहा था। तो अखबार ने वो मौके दिए मुझे, अखबार ने भूमि तैयार की, बिल्कुल उसकी भूमि तैयार की और उसको विकसित होने में भी मदद की। मतलब अगर आज की तरह से अखबारों में जहाँ ह्यूमन सेंट्रिक स्टोरीज के लिए जगह नहीं बची है, जहाँ सोशल इश्यूज के लिए जगह नहीं बची है, जहाँ केवल और केवल एक स्टेपल कंटेंट है वो पॉलिटिक्स है जी। और उससे जो जगह बचती है उसमें क्राइम होता है। पर हमारे समय में वो जिसको मैं कह सकता हूँ कि वो मुकम्मल अखबार था जिसमें समाज के हर तबके की ज़रूरत की या उनसे जुड़ी हुई उनके सरोकार की चीज़ें अखबार का हिस्सा होती थी जी। तो वो लगातार उस पर उस तरह से काम करते रहने ने हम लोगों को वो दृष्टि पाने में मदद की, उसको विकसित करने में मदद की, जिसका अगर कोई फ़ायदा है अखबार के बाद लिख पाने का जी, तो मुझे लगता है कि वही है जो मुझे उस समय सीखने को मिला। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, कई बार लगता है कि जो न्यूज़ रूम की गहमा गहमी होती हैं, बहस मुबाहिसें होती हैं और आज का डिजिटल युग है जो, तो कहाँ तक अंतर आया है इधर? बहुत अंतर आया है, बहुत अंतर आया है। और खास ये जो बहसों में मैं अगर देखूं एग्जैक्टली वो दरअसल मूल जो अंतर है वो वही है। बहसें कई बार झगड़े की हद तक पहुंच जाती थी न्यूज रूम में, दो लोगों के बीच में या दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, एडिटोरियल के ही दो अलग अलग से, हाँ वाकई वो झगड़े की हद तक चली जाती थी, लेकिन उनका मकसद किसी नतीजे तक पहुंचना होता था। उनका मकसद दरअसल झगड़ा करना नहीं होता था। और उन बहसों से ये जरूर होता था कि या तो आप अपने हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड कर पाते थे या दूसरे को कन्विंस कर पाते थे कि नहीं आप जो सोच रहे हैं या कह रहे हैं वो सही है जी। डिजिटल वाला जो न्यूज रूम है वो हम लोग अपने काम करने के दौर में जिन अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में सोचते और बात करते थे
कई बार इमेजिन करते थे कि हम वहाँ होते तो क्या कर सकते। तो उसमें जो सबसे अलग किस्म का काम लगता था वो बैंक का लगता था। बैंक में बैठे हुए अच्छा। लोग, माने हर किसी के पास एक काउंटर है या एक डेस्क है, और वो केवल उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो सामने देख रहा है और अपना काम कर रहा है, पड़ोस में कौन क्या कर रहा है नहीं मतलब। तो हम लोग सोचते थे कि हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हम अखबार के न्यूज़ रूम में काम करते हैं, जहां अपना काम करते हुए भी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, बहस करके कोई नई चीज, कोई नया नजरिया पैदा कर सकते हैं। मतलब बहस का मतलब तो दो अलग अलग व्यू पॉइंट ही तो है। जी जी जी। तो वैसा हम लोग करते थे, कर पाते थे, और बहुत बार उसका फायदा भी होता था। अल्टीमेट हमको होता था, और अखबार को जिसमें हम काम कर रहे होते थे उसको भी मिलता था। बहुत हेल्दी किस्म का डिस्कशन था वो दरअसल, और वो अखबार को एनरिच करने में जरूर मदद करता था जी। डिजिटल के जमाने में देखिए वो बिल्कुल हर चीज बहुत एक गिवन फॉर्मेट में है, टेम्पलेट है उसका। जी, टेम्पलेट है। खबर का भी टेम्पलेट है, फोटो का भी टेम्पलेट है, थॉट्स का भी टेम्पलेट है। आई मीन यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। वो थॉट के लिए जो एरिना तय है, उसके दाएं या बाएं आप नहीं जा सकते। यू हैव टू स्टे इन बिटवीन। तो डिजिटल, हाँ मतलब मैं जो बार बार सोचता हूँ या अपने हम उम्र लोगों से कहता हूँ कि हम लोग वाकई बहुत खुशकिस्मत थे जिस दौर में हमने काम किया, या जो मौके हमको मिले। हमको लगता है कि उससे बेहतर जिंदगी हमारे लिए और कुछ नहीं कर ही हो सकता जो हमको मिल गया। डिजिटल वाली चीज से हो सकता है हम लोग ओल्ड फैशन हैं इसलिए शायद सहमत नहीं हो सकते, पर वो जो जीवंतता थी न्यूज रूम की भी और खबरों की भी, या जो भी कंटेंट हम क्रिएट कर रहे होते थे, वो जीवंतता खत्म होके उसकी जगह एक बहुत फॉर्मेटेड चीज है जिसमें हम लोग काम विशेष फॉर्मेट बन गया, उसी के तहत आपको चल रहा है। बिल्कुल फॉर्मेट या टेम्पलेट जैसा टेम्पलेट हो गया है पूरा। आपको आप ले जाइए, कंटेंट को एक जगह रख दीजिए, वो डिस्प्ले तय है उसका, पहले से वो हो जाएगा। इतने पैराग्राफ या इतने वर्ड से ज्यादा बड़ी खबर नहीं लिखी जानी है। जो ट्विटर पर जब 144 वर्ड थे तो हम लोगों को हंसी या मजाक जैसा लगता था, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे वहाँ तय है, उनके पास अपने सर्वे हैं, रिपोर्ट्स है कि भाई हमारा जो रीडर है वो तो इतना टाइम नहीं लगा सकता उसको पढ़ने में। सवाल ये है कि कोई चीज़ अगर 1500 वर्ड्स में बताई जानी चाहिए आपको कन्विंस करने के लिए या समझाने के लिए, उसको 200 वर्ड्स में कैसे बताया जा सकता है। बिल्कुल सर। लेकिन है यही कि हमने बता दिया, अब आप जानिए। हाँ, तो जो रीडर है मुझे लगता है कि उसको बिटवीन द लाइंस पढ़ने का स्ट्रेस ज्यादा हो गया है अब पहले के मुकाबले। पहले ऐसा नहीं था जी। सर बताओ, रिपोर्टर कोई एक विशेष अनुभव आपका? बहुत सारे रिपोर्टिंग, मतलब एडिटर होने के पहले लंबे समय 16-17 साल मैंने रिपोर्टिंग की है, शायद ज्यादा। तो उसमें तो इतनी तरह के और इतने ढेर सारे अनुभव हैं कि जैसा मैंने कहा कि एक तो जो सबसे बड़ा अनुभव है वो ये है कि अपने समय, अपने शहर और समाज को बहुत करीब से जानने का मौका। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अलग किस्म का अनुभव मैं किसी दूसरी नौकरी में पाता, लेकिन मैं जिंदगी को इस तरह नहीं समझ पाता जैसा अखबार में या रिपोर्टिंग में रह के खास तौर पे किया मैंने। दूसरा ये कि जो इंसान है वो, हर इंसान अपने साथ एक कहानी लिए हुए मिलता है जब आप अखबार वाले के तौर पे उससे मिलते हैं, और हर कहानी मुख्तलिफ होती है और दिलचस्प होती है। हर कहानी में एक ख़ास तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको पूरा करने की जद्दोजहद होती है। पर जब ऐसे याद करता हूँ मैं तो बेसाख्ता मुझको जो एक उदाहरण सामने, मतलब मेरे दिमाग में आ जाता है, और वो इमेज भी,
वो ये कि यूपी में जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स की एक स्टेट वाइड स्ट्राइक चल रही थी। अच्छा। और मैं हेल्थ बीट रिपोर्ट करता था, मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया और ओपीडी बंद पड़ी थी, गैलरी पैसेज जो आपने देखा ही है, लोग बंद कमरों के बाहर मैं एक तस्वीर बना रहा था, तो अचानक मुझको एक महिला दिखाई दी। वो अपनी गोद में एक बच्चा लिए हुए और रो रही थी। लोग फोटो खींचना छोड़ के पहले मैं उनके पास गया, एक तस्वीर उनकी भी खींची और उनसे पूछा कि क्या परेशानी है। तो उन्होंने, वो गंगा पार के किसी गांव से आई थी और उन्होंने कहा कि उनके बच्चे को टेटनस हो गया है, ऐसा गांव के डॉक्टर ने उनको बताया, और वो यहाँ लाई थी उनको दिखाने बच्चे को, और यहाँ तो कोई डॉक्टर ही नहीं है, तो कह रहे हैं कि बाहर जाओ यहाँ से। तो मैं, डॉक्टर पुनानी उस समय CMS हुआ करते थे, मैं उनके पास गया और ये कहने कि भाई ये बच्चा मर जाएगा, जो मुश्किल से 10 दिन का या 8 दिन का रहा होगा, और डॉक्टर्स की स्ट्राइक है, बिल्कुल ठीक है, पर आप तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो व्हाई डोंट यू हेल्प हर, मतलब आप उनकी मदद कर दीजिए। तो अब वो मतलब CMS तो ये बात सही है, लेकिन डॉक्टर थे और उन्हें उन्हीं लोगों के बीच में रहना था। उन्होंने बहुत रुखाई से मना किया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने मेरे एक डॉक्टर दोस्त से उनको फ़ोन किया कि ऐसे करके एक बच्चा है, उसको सेप्टिक हो गया है, तो जो इंजेक्शन है एंटी टेटनस, वो कितना पैसा खर्च होगा। उन्होंने कुछ ऐसे ही 400 रुपया या कितना बताया मुझे, मेरी जेब में 250 रुपये थे। तो मैं वहाँ एक आदमी काम करता था लाइसेंस डिपार्टमेंट में, वो परिचित था मेरा, तो मैंने उससे कहा कि मुझको कुछ पैसे उधार दे दो। तो मैं लेके उस लेडी को दे रहा था, और जो नॉन मेडिकल स्टाफ था वो डॉक्टर्स के सपोर्ट में एक मीटिंग कर रहा था, और उसी के बाहर की बात। उन लोगों ने देखा, उनकी समझ में जाने क्या आया, और उन्होंने वहाँ मंच से ये कहना शुरू कर दिया कि साहब वो हम एक हैं, और हमारी एकता को कोई नहीं तोड़ सकता, वो चाहे सरकार हो, अफसर हो, या अखबार वाले हों, या कुछ ऐसे करके। तो वो उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो जो क्लब था, और मुझे खींचता हुआ वो बाहर की तरफ ले गया। उसने कहा कि अभी आप चले जाइए यहाँ से, और ये लोग मतलब कुछ भी कर सकते हैं ऐसे। तो वो एक ऐसा मौका था जिसमें मुझे लगा कि भलमनसाहत का एक नतीजा मार खाने के दर तक आपको ले जा सकता है। मैं बड़ी मुश्किल से बच के निकला था वहां से। ऐसा मोमेंट और वो जो तजुर्बा था, वो मैं हमेशा याद करता हूँ। मुझे लगता है कि जो मैंने किया वो मुझे करना ही चाहिए था। ठीक है, मैं अखबार का काम करने गया था, रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन ऐसे बहुत सारे किस्से चेंज करते हैं, बहुत सारी चीजें। हाँ, बहुत सारे अनुभव हैं ऐसे। IVRI पे रिपोर्ट कर रहा था मैं, एक डायरेक्टर थे यहाँ डॉक्टर PN भट्ट, वो इतने खफा हो गए कि उन्होंने IVRI में मेरी एंट्री बंद करा दी थी। वो खबरों से इतने नाराज थे, है ना। तो पर यह है कि वो अभी शायद उसको हम लोग सिर्फ अनुभव की तरह से उस पर विचार कर सकें, पर उस समय लगता था कि जैसे ये हद तक है आपकी, रिपोर्टर हैं आप, अखबार के अमर उजाला जैसे अखबार के रिपोर्टर, कोई एंट्री कैसे बंद कर सकता है आपकी। तो उसको जानबूझ के वायोलेट करने की कोशिश की जाती थी। हम अंदर हैं, जो कर मिले सो कर लो। ऐसा बहुत होता था और बहुत अच्छे तजुर्बे भी हुए। मसलन मुझे याद है, मैंने किसी एक नौजवान कवि के बारे में, बहुत नया बच्चा एक, और उसकी कविता और उसके कुछ काम के बारे में कोई पीस लिखा था मैंने, और उसके साल 1.5 साल बाद LIU में मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझको फ़ोन किया और मुझसे कहा कि भाई मैंने उस लड़के का काम कर दिया है। कौन सा लड़का? तो उन्होंने कहा कि वो दरअसल उसको अपना पासपोर्ट बनवाना था, और उसकी इंक्वायरी की फाइल मेरे पास आई थी, और मैंने कहा कि इसकी इंक्वायरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं क्यों? तो उन्होंने बताया कि मैंने वो वाली रिपोर्ट आपकी पढ़ी थी और मुझे याद था कि ये वही लड़का है।
तो भले काम भी हुए मतलब बाद में। हाँ हाँ हाँ, सही बहुत जी। बहुत पुराने 2010 की बात है, 2010-11 की। एक फोन आया मेरे पास और वो बम्बई से कोई एक बोल रही थी, एक यंग लड़की, और उसने कहा कि मैं अपना घर तलाश कर रही हूँ और आप मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ घर को आपके? तो मेरे माँ बाप अमर उजाला के ठीक सामने गली में रहते थे और वहाँ एक मस्जिद थी, और हमें याद है कि हम लोग वहाँ से बाहर निकलते थे तो सामने हमें आपके अखबार का दफ्तर दिखाई देता था। मैं दुबई में रहती हूँ और बम्बई आई हुई हूँ, इंटरनेट से अभी नंबर खोजा और आपको फ़ोन किया। अब मैंने उनको ये वायदा तो किया कि मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि वो जिन माँ बाप के बारे में नहीं बता पा रही थी, जगह के बारे में नहीं बता पा रही थी, और मस्जिद इत्तेफाक से आप सामने चले जाइए उस सैलानी के करीब वाले जी। इलाके में, वहाँ एक से ज़्यादा मस्जिदें मिल जाएंगी रास्ते में। जी। अब वो किस मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं? मैंने एक दोस्तों को फ़ोन किया, उनका यही सवाल था कि भाई कौन सी वाली मस्जिद। तो खैर वो मैंने उस दिन एक कॉलम लिखा अखबार में और ये सारा वाकया उसमें बयान किया। अगले दिन सुबह बहुत जल्दी 9 साढ़े 9 बजे गार्ड ने मुझको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वो कुछ 2 लोग आपसे मिलने आए हैं। मैंने कहा भाई इतनी जल्दी तो मैं ऑफिस नहीं पहुंच पाया, उनको बिठा लो, चाय वाय पिलाओ, मैं आता हूँ। गया तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो ये आज आपके अखबार में छपा है। तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि हमको इनका नंबर चाहिए। तो हमने कहा भाई आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि हम उनके भाई हैं। तो हमने कहा देखो हम नंबर तो ऐसे नहीं दे सकते तुमको, लेकिन हम बात कर लेते हैं एक बार, और अगर वो कहेंगे तो हम दे देंगे। मैंने फ़ोन किया और उन लड़कों का नाम बताया और वो उधर से उछल गई फ़ोन पर। उनका हाँ हाँ। फिर मैंने बात कराई। अब वो लड़के इधर फ़ोन पे रो रहे हैं, वो उधर, वो रो रही 12-14 साल की उम्र में वो घर से चली गई थी। जी। और वो ट्रेन में बैठी दिल्ली पहुंची, कोई एक कपल मिले उनको, उन्होंने पाला उनको, तो वो लोग फिर बाद में बम्बई चले गए और फिर वो दुबई चले गए। वो इंटीरियर डेकोरेटर थी, वहाँ दुबई में पढ़ रही थी, और उनको बम्बई आई तो बरेली और घर याद आया और ये सारा किस्सा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसे अनुभव हैं दरअसल जो सामान्यतः मतलब आमतौर पर जिसमें कुछ अनूठा नहीं भी लग सकता है, जी। लेकिन मैंने उन लड़कों को रोते हुए देखा है फोन पर, तो मुझे पता है कि उसमें कुछ तो अनूठा था जो अखबार में कर सका था। जी 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 सर, पत्रकारिता, लेखन, फोटोग्राफी, थिएटर, बहुत सारे शेड्स हैं आपके बीच मैंने देखे जो हैं, तो सामंजस्य कैसे बिठता है ये? दिलचस्पी के शेड्स हैं वो सारे। मूलतः मैं सच बताऊं तो मैं अपने को फोटोग्राफर से ज़्यादा कुछ नहीं मानता। जी। लिखना मैंने बताया कि वो अखबार ने ऐसी ट्रेनिंग कर दी कि मैं लिख पाता हूँ, जो भी लिख लेता हूँ, अच्छा खराब। बाकी ये जैसे जैसे संगीत है, थिएटर है, कला के जो दूसरे डिसिप्लिन है, उसकी दिलचस्पी भी अखबार की बदौलत आप काम कर रहे हैं, आपको कहा गया रिपोर्ट करने। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं, जो मेरे दूसरे साथी थे रिपोर्टिंग टीम के, उनकी तरह उस असाइनमेंट को कैजुअली नहीं लेता था। मैं कोशिश करता था कि अगर मैं एक संगीत की महफिल में जा रहा हूँ तो जो लोग वहाँ आ रहे हैं उनके बारे में, उनके काम के बारे में, उनके काम की खूबियों के बारे में वो थोड़ा सा पहले से जान के जाऊँ। मैं ये कभी भी करता था, मैं इंटरव्यूज़ के लिए भी करता था। तो उसमें ये ज़रूर हुआ, और ये भी कि जैसा मैंने कहा कि हम लोग खुशकिस्मत थे। उस शहर की खानकाह नियाज़िया में उस समय साल में 2-3 ऐसी महफिलें हो जाती थीं जो जो 200-250 लोग बड़े क्लोज स्पेस में बैठ के सुन रहे होते थे, गायन, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। और देश का कोई ऐसा बड़ा आर्टिस्ट नहीं है जो वहाँ परफॉर्म करने नहीं आया। और मैं वृंदावन में हरिदास संगीत समारोह होता था, अमर उजाला के पास आगरा में उनका एक ऑफिस है। आगरा से, मथुरा से, वृंदावन से लोग उसको रिपोर्ट कर सकते थे, पर मैं रिक्वेस्ट करता था कि मुझे उसको रिपोर्ट करने भेज दिया जाए और मुझे बरेली से भेज दिया जाता। अब वो रिपोर्ट
के लिए मुझे भेज दिया गया। मैं इस मामले में भी खुशकिस्मत था, और ये भी कि वहां होने नहीं, वो 3 दिन का उत्सव होता था, उन 3 दिन के उत्सव में सुनने, उनसे मिलने, बात करने में फिर मुझको समृद्ध दिख गया। जैसे मुझे याद है कि पंडित जसराज से उनको वो सुबह का राग गा रहे होते तो सुबह बैठते थे वो 3:30-4 बजे गाना, और उसके पहले वो पीछे बैठे हुए मिल गए, मैं बात कर रहा था उनसे, तो उन्होंने मुझसे एक किताब के बारे में कहा जो पुणे यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर सांगुराम है, उनकी लिखी हुई किताब है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में निष्णात जो उस्ताद लोग हैं, उनके इंटरव्यूज उस किताब में उन्होंने कंपाइल किए हैं। बहुत बढ़िया किताब है। मैंने उस किताब का नाम पहले कभी नहीं सुना था। पंडित जसराज ने कहा, फिर उसके बाद वो चले गए होंगे, फिर मैंने उनको कुछ रोज बाद फ़ोन किया और मैंने कहा कि वो आपने कहा था किताब के बारे में, तो उन्होंने कहा कि रुकिए मैं कहता हूँ। उन्होंने पुणे में डॉक्टर सांगुराम को कहा, उन्होंने मुझको फ़ोन किया, किताब आई मेरे पास, मैंने पढ़ा उसको, और मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं वृंदावन न जा रहा होता, अगर मैं पंडित जसराज से उस समय उस दिन इस प्रसंग में बात न कर रहा होता, मैं उस किताब के बारे में कभी नहीं जानता। तो ये दिलचस्पियों की वजह से ही मुमकिन हो सकता है, और बाकी ये सारा जो मेरा उन विधाओं में कोई दखल सचमुच नहीं, फोटोग्राफी छोड़ के कोई दखल नहीं है, लेकिन मैं उसमें दिलचस्पी रखता हूँ, उसको फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट मैं उसको रिसीव करने की, उसको जानने समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ, उतना ही है प्यारे। तो सामंजस्य बैठाने के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसलिए कि फोटोग्राफी करते हुए लिखने का मजमून मिल जाता है, लिखने की सामग्री जुट जाती है, बाकी चीजें जब आपके पास समय हो तो होती चली जाती है। बिल्कुल। मैंने ये कई बार सुना आपके उससे, और कि आप फोटोग्राफी को समय का दस्तावेज कहते हैं। है। तो ये फोटोग्राफी जो है आपके लेखन का माध्यम कैसे बन गया? देखिए, फोटोग्राफी दस्तावेज है, ये तो हम सब इस तरह भी जानते और महसूस करते हैं कि अभी हम कोई अखबार की पुरानी फाइल, मैगजीन, कोई फोटोग्राफी की किताब अगर हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि अभी से 150 साल पहले या 200 साल पहले ताजमहल हमको जैसा दिखाई देता था वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन चांदनी चौक हमको वैसा नहीं दिखाई देता जैसा 150 साल पहले दिखाई देता था या 100 साल पहले दिखाई देता था। यानी वो तस्वीर जो हम देख रहे हैं और जो हमारे आज से एक अलग विजुअल हमको दे रही है, वो जाहिर है कि उस समय का डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट उतनी सारी इंफॉर्मेशन जो लिख के हो सकता है 10 पन्ने में दी जाए, उनको एक तस्वीर में कैरी कर रही है, थ्रू दी एजेस हम तक पहुंच रही है, हमारे बाद की पीढ़ियां भी देखेंगे उसे जी। तो फोटोग्राफी दस्तावेज है, और शायद ये इसलिए लिखने का जरिया तो फोटोग्राफी बनी, ऐसा नहीं कह सकता, लिखने के मौके फोटोग्राफी की वजह से मिले। जैसा मैंने कहा कि अखबार के दफ्तर में स्टाफ में फोटोग्राफर की गुंजाइश नहीं थी, तो मुझे जर्नलिस्ट के तौर पर न्यूज रूम में जाना पड़ा। लेकिन ये जरूर है कि शहर को, मुझे लगता है, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि शहर को अभी जो आप देख रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट कर लिया जाए। कई बार मैं लोगों को ये प्रोवोक करने के लिए, शायद चिढ़ाने के तरह से कहता हूँ कि भाई, आप दिन भर में अपने मोबाइल से 20 सेल्फी खींचते हैं, लेकिन आपके पड़ोस वाला जो घर है वो कैसा दिखाई देता है, या पड़ोस वाला कोई मॉन्यूमेंट है वो कैसा दिखाई देता है, इसकी एक तस्वीर नहीं मिलती। मेरे पास एग्जाम्पल है, नोवेल्टी सिनेमा, नोवेल्टी चौराहा की तरह मतलब नाम हम आज बरतते हैं, इंपीरियल सिनेमा घर का। इन सिनेमा घरों की कोई तस्वीरें 4 कहीं किसी की एल्बम में से निकाल के नहीं, किसी के पास नहीं होंगी। वो थे, यहाँ एग्जिस्ट करते थे। इसी नोवेल्टी सिनेमा की जगह पर अयूब खां के फर्नीचर का शोरूम हुआ करता था जी। लिखा आपने उसमें? मैंने लिखा है उसमें। लेकिन अयूब खां इस शहर में फर्नीचर की इंडस्ट्री को बूम देने वाले या स्टैब्लिश करने वाले शहर के बाहर कोई आदमी थे, उनका शोरूम वहाँ था,
उसके बाद वहाँ सिनेमा घर बना, उसके बाद अब सिनेमा घर भी वहाँ नहीं है। ये जिन लोगों ने उसे देखा है उनकी मेमोरी का हिस्सा है, अगर उसको लिखा नहीं गया तो ये भी चला ये भी जाएगा। चला जाएगा जी। लेकिन अगर उसका विजुअल डॉक्यूमेंट उसी नॉवेल्टी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसके 150 मीटर के रेडियस में कम से कम 1.5 दर्जन फोटो स्टूडियो थे, 1.5 दर्जन, लेकिन किसी ने उनको डॉक्यूमेंट नहीं किया विजुअली, इसलिए कि उनको ये लगता था कि इट इज नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग। हम अगर नोवेल्टी का या इंपीरियल का कोई फोटो खींच के रख लेंगे या रख देंगे तो उससे हमें क्या फायदा, क्या फायदा मिलेगा जी। उसकी जगह अगर हम एक ग्रुप फोटोग्राफ बनाएंगे, किसी के फैमिली फोटोग्राफ बनाएंगे तो इट विल पे अस। लोगों ने वो नहीं किया। आज जब हम डिजिटल बरत रहे हैं फोटोग्राफी में, और तब के मुकाबले ज़्यादा आसान है डॉक्यूमेंट करना विजुअली चीज़ों को, मुझको लगता है कि कर लेना चाहिए। करना चाहिए। ऑल ऑफ अस शुड डू अवर, हम लोगों का जो दाय है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आप करें, मैं जहाँ रहता हूँ मैं करूँ, कोई और साथी जहाँ रहते हैं वो करें, और वो सब मिलके एक ऐसा बॉडी ऑफ वर्क बनेगा जो हमारे टाइम का डॉक्यूमेंट होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी भी और बाद में तो खैर होना ही है। कुंभ पर जो आपकी किताब थी डायरी के रूप में जो आपने लिखी थी, उसमें आपने आस्था, भीड़, लोक संस्कृति, तमाम सारी चीज़ों पर विस्तार से बात की। तो कुछ विशेष अनुभव जो हमें जानने चाहिए उस किताब को लिखते हुए या उस पूरे प्रोजेक्ट को करते हुए। कुंभ, वो दरअसल वो किताब दरअसल अमर उजाला के लिए लिखे हुए जो मेरी डायरी थी या रिपोर्ट्स थी डे टू डे की जी, वो उसका कंपाइलेशन है। तो बहुत अलग से उसके लिए तैयारी मैंने नहीं की है, सिवाय इसके कि कुछ 2-3 आर्टिकल्स हैं जो बाद में दूसरों से लेकर उसमें जोड़े गए हैं जी। तो पर ये ज़रूर है कि मैं 2000 में बरेली से इलाहाबाद भेजा गया था और कुंभ बिल्कुल सिर पर था जी। और मेले में मैं 89 में कुंभ के मेले में एक बार गया था। लेकिन इस बार ये था कि आप अखबार के एडिटर के तौर पे गए थे, आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा थी और केवल ऐसा नहीं हो सकता था कि आप अपना कैमरा डाल के और घूम रहे हैं और तस्वीरें बना रहे हैं, ये मुमकिन नहीं था। तो खैर, लेकिन ये ज़रूर था कि आप वहाँ किसी टूरिस्ट की तरह से जाके और देख के या दूसरों को डुबकी लगाते हुए देख के वहाँ से चले आए, ऐसा नहीं था। आपको एक ट्रेवलर की तरह से उस भीड़ का हिस्सा बन के उसको ऑब्जर्व करना था। जी जी जी। और पर्सनली जो एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ वो ये है कि एक जो बहुत इनोसेंट किस्म का फेथ या साइकोलॉजी जो हम कहते हैं, वो ये है कि देयर इज अ कॉल फॉर मासेस, कॉल फ्रॉम द नेचर आई शुड से, कि आ रहा है समय और संगम चलना है और नहाना है, और वहाँ जाने और नहाने के लिए हर किसी के पास अपनी अपनी वजहें होती हैं। जी जी, बात सही है। और वो लोग, जब मैं मासेस कह रहा हूँ तो मैं सचमुच उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो जिनके कोई नाम नहीं जानता, जो तादाद के तौर पर काउंट होते हैं, इतने लाख आ जाए, इतने कल आएंगे या आ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। उनको बहुत सारे इंतज़ामात से, बहुत सारे पॉम्प एंड शो से मतलब नहीं होता। वो वहाँ डोमिनोज या कोक के लिए भी नहीं आ रहे होते हैं। उनको जो खाना होता है वो उनकी गठरी में बंधा हुआ होता है, उसको वो लेके आते हैं, नहाते हैं, जितनी मुश्किल से संगम तक या गंगा तक पहुँच सकें उतना बनाते, खाते और लौट जाते हैं। ठीक है। बाकी जितना हम जनरली मीडिया में देख रहे होते हैं, ख़ास तौर पर टेलीविज़न मीडिया में, तो वो मुझे लगता है कि वो एक ख़ास किस्म का रिपोर्ट के फॉर्म में एक ऐसा एडवर्टीजमेंट होता है जो बड़ा ल्यूक्रेटिव मालूम पड़ता है। मैं अभी तक कुंभ में नहीं गया हूँ, लेकिन अपने घर में बैठ के टीवी पे देख रहा हूँ, तो वो रिपोर्ट मुझको इतना मोटिवेट कर सकती है कि आई शुड प्लान एंड गो देयर, जो इस बार हुआ। जी जी, इस बार के कुंभ में ऐसा ही हुआ।
अमूमन वो जो जिसको निर्मल वर्मा मोक्ष के आकांक्षी के तौर पे बर्निंग बाव करके उनकी एक रिपोर्ट है कुंभ को लेके, और जिसमें वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे जो मोक्ष की आकांक्षा है वो एक ड्राइविंग फोर्स है फॉर मासेस हु कम टू कुंभ मेला। तो वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो ड्राइविंग फोर्स है उसमें, और ये जो मीडिया में बहुत ढेर सारा आई वुड से प्रोपेगेंडा, बिकॉज अगर वो सचमुच की रिपोर्ट्स हैं, प्रमोशनल मटेरियल नहीं है, तो मुझे ये जानना है कि राजस्थान से मान लीजिए 40,000 लोग आए थे, तो उनमें से 4 लोगों का उद्देश्य क्या था। राजस्थान ऐसी जगह है, गुजरात ऐसी जगह है जहाँ से कुंभ में मैंने पाया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो वहां से आ रहे होते थे। इस बार मोक्ष की आकांक्षा नहीं, इस बार 22-24 साल के कारपोरेट में काम करने वाले लड़के लड़कियां, देवर जस्ट पार्ट ऑफ द कुंभ क्राउड। क्या उनको मोक्ष चाहिए था? नहीं, they were there for fun, and the motivation was the television or reel or YouTube or whatever, हाँ whatever। और उसमें ये कि मैंने ऐसे कुछ लड़कों से बात की और उनका कहना था कि हमारे ग्रैंडफादर कहते थे कि संगम नहा लेना चाहिए कुंभ। मेरी जिज्ञासा ये है कि ग्रैंडफादर कहते थे एंड द ग्रैंडसन मेक इट अ पॉइंट टू विजिट, बट व्हाट अबाउट द फादर? दोनों के बीच में एक और है ना, और है। उस जनरेशन का क्या? वो आपकी तरह से ऐसा क्यों प्लान नहीं कर पाए? मतलब मुझे उससे कोई शिकायत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो उनका अपना परव्यू है, लेकिन एक ऑब्जर्वर के तौर पर मुझे लगता है कि एक गैदरिंग ऑफ फेथफुल एंड गैदरिंग ऑफ फन लिविंग, दोनों चीजों को अलग अलग रहना चाहिए, अलग अलग। उनको मिला देने से मतलब जो उसका चार्म है, मुझे लगता है दोनों का चार्म कम होता है। तो वो जो डायरी है कुंभ की, दरअसल वो इन्हीं चार्म्स के बारे में बात कर रही होती है। कुंभ में है आपको बहुत सात्विक भोजन करना चाहिए, तो आप ढाक के पत्तल पर पिज्जा लेके खाएंगे। आप कुल्हड़ में कोक डाल के पिएंगे क्योंकि कुल्हड़ पवित्र है, बायोडिग्रेडेबल है। तो ये मतलब ये थोड़ी सी अटपटी चीज है यार। सर, आपकी जो तस्वीरें हैं जब भी हम लोग देखते हैं तो अक्सर हम लोग बात करते हैं उनमें रंग संयोजन की। तो रंग संयोजन को ध्यान में रखते हुए या कोई भी तस्वीर जब आप लेते हैं, क्लिक करते हैं, तो किन चीज़ों पे विशेष फोकस होता है? कहानी, तकनीकी या कुछ? जो जब तक जैसे केवल अखबार के लिए खींच रहे होते थे जी, तो बहुत बार ऐसे मौके होते थे जिसमें हमारे पास सोचने का वक्त ही नहीं होता था। मतलब जहाँ एक्शन है और एक ख़ास मोमेंट आपको कैप्चर करना है, तो वहाँ इन सारी चीज़ों की जो सो कॉल्ड आर्ट फोटोग्राफी, एक तो फोटोग्राफी को आर्ट कहने की जिद क्यों करते हैं लोग, मुझे ये भी नहीं समझ में आता है। फोटोग्राफी है, उसमें क्यों उसको पेंटिंग या चित्रकला से अलग है, इसीलिए वो फोटोग्राफी है। उसमें एक जॉनर आर्ट फोटोग्राफी भी है। तो उस तरह के लोग जितने इत्मीनान से काम करते हैं, उसके मौके एक फोटो जर्नलिस्ट के पास शायद नहीं होते। मतलब मेरा अनुभव है कि बहुत बार नहीं होते। पर उसके अलावा जब आप तस्वीरें बना रहे होते हैं या जहाँ इत्मीनान आपको है, वहाँ ये फ्रेम क्या हो आपका, ये तय करना मतलब आपके समझ पर या आपकी ज़रूरत पर होता है। बाकी जो रंग संयोजन की बात है, मतलब हम लोगों ने जिस समय कैमरा उठाया और फोटो खींचना शुरू किया, समय न तो बरेली में और न हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जो आपको फोटोग्राफी सिखाते। फोटोग्राफी की मैगजीन तक हम लोग दिल्ली से जाके पटरी पर से पुरानी मैगजीन्स खरीद के लाते, वो भी अवेलेबल नहीं था।
तो केवल एक चीज थी हमारे पास, वो ये थी कि आप अच्छा करना चाहते हैं और उसकी नज़ीर जो उस्ताद फोटोग्राफर्स थे वही थे, उनकी तस्वीरें थी, उनको देख के आप जो भी जान सकते थे या इम्प्लीमेंट कर सकते थे अपने काम करने के तरीके में, उसका ज़रिया वही था। तो मैं मतलब मुझे लगता है कि पहली बार जब मैंने रघुवीर सिंह को जाना, अच्छा, और रघुवीर सिंह से मैंने उनको ये कहते हुए सुना, मतलब पढ़ा कि ये वो दौर था जब जूम जैसी चीज़ इजाद नहीं हुई थी फोटोग्राफी में, और आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्राइम लेंसेज बदलने होते थे कैमरे से। तो रघुवीर सिंह कहते थे कि फोटोग्राफर तो फोटोग्राफर है, जो भी लेंस चढ़ा हुआ है आपके कैमरे पे माउंटेड है, आप उसी से तस्वीर बनाइए। ये जो बीच में रुक के आप ये वाला लेंस हटा के दूसरा लगा रहे होते हैं, इसे हटा के कोई और लगा रहे होते हैं, ये वैसे ही है जैसे कि कोई एथलीट ट्रैक पर दौड़ रहा हो और दौड़ते हुए अपने जूते बदलने के लिए। जी। तो मुझे ये बात उनकी सचमुच बहुत रिमार्केबल लगी। अब तक मैं इस बात से बहुत मुतासिर हूँ। दूसरी बात ये भी कि रघुवीर सिंह रंगों को लेकर बहुत अद्भुत प्रयोग करते रहे थे, बहुत अद्भुत प्रयोग। शायद इस वजह से कि वो राजस्थान के एक शाही घराने की चश्म चराग थे, राजस्थान के थे, रंगों को हम लोगों से ज़्यादा बेहतर देखते और समझते रहे होंगे। पर ये वाली बात जो भी लेंस है आपके पास, उसको आप बेहतरीन कंपोजिशन के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये बात जीटी रोड पर उनकी एक किताब, बनारस पर किताबें उनकी बहुत हैं, करीब 12 किताबें हैं। पर मैं जिन किताबों को देखकर मैंने समझा और जाना, वो ये था कि मसलन जीटी रोड में कोई ट्रक है, एक्सीडेंट का शिकार हुआ है, और उसके आसपास उस फ्रेम में बिजली के तारों के जाल हैं। हम लोग हमेशा कोशिश करते थे कि अपनी तस्वीर को नीट रखने के लिए, टाइडी रखने के लिए कैसे कंपोज करें कि बिजली के तार इसमें ना आए। मैं अपनी माँ को लेकर एक बार बद्रीनाथ गया था, और मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी वो मंदिर के सामने जो तार थे मैं उनको नहीं बचा पाया, और मुझे बड़ा मलाल होता था। बताइए कितनी खराब तस्वीर है, इतना सुंदर मंदिर है और इतने सब बिजली के तार खराब कर दें। रघुवीर सिंह की तस्वीरें देख के मैंने जाना कि उन तारों को आप अपनी कंपोजिशन का हिस्सा बना के इनविजिबल कर सकते हैं। वो बेशक आपके फ्रेम में होंगे, लेकिन देखने वाले को वो पता भी नहीं चलेंगे, महसूस भी नहीं होंगे। तो ऐसे जो उस्ताद लोग रहे, उनको देखना, उनके काम को देखना, दरअसल उस समझ को विकसित करना था जो मेरे पास है, या मतलब आप जिसके बारे में कह रहे हैं। जी। अनुवाद पे थोड़ा आपका काम जो देखा मैंने, और उसमें 2 किताबें पढ़ पाई हैं अभी तक। एक तो मार्क टली की जो किताब थी वो लोक से जुड़ी हुई है, तो मुझे वो ज़्यादा प्रिय लगी, धीमी वाली फास्ट पैसेंजर। धीमी वाली फास्ट पैसेंजर। और एक्चुअल में सबसे पहले मैंने वही किताब पढ़ी थी, और दूसरी रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा। तो ये 2 अलग प्रकार के लेखक हैं, अलग प्रकार का लेखन है। इनकी लेखन शैली में आपको अनुवाद करते समय क्या अंतर दिखा? ये जैसे आपने कहा कि मार्क टली वाली जो कहानियां हैं वो लोक के ज़्यादा करीब हैं। जी जी जी। है? और जो आम फहम हमारी ज़िंदगी है उसके ज़्यादा करीब है। तो मुझे उस किताब को जब मैं कर रहा था कि वो, एक तो इसलिए कि वो जब मुझे पूछा गया कि आप ये किताब करना चाहेंगे, तो मुझको लगा कि मार्क टली को हम लोग जर्नलिस्ट के तौर पर ही जानते हैं। हाँ, मतलब एक कहानियों वाले लेखक के तौर पर नहीं जानते। उनकी जो किताबें हमने पढ़ी उसके पहले, वो भी कहानियां नहीं थी, वो नॉन फिक्शन, उनकी ट्रेवल राइटिंग थी, या फिर मतलब पॉलिटिकल जो ऑपरेशन ब्लू स्टार पर अमृतसर और ऐसे। तो मुझे लगा कि इसको एक बार पढ़ के देखना चाहिए। और पढ़ने के बाद जैसा कि उसमें उन्होंने अपने पुरखों का पूर्वांचल से रिश्ता, ख़ास तौर पर गोरखपुर और उसके आसपास अफीम एजेंट थे उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर, तो उसको पढ़ते हुए
उसमें मुझको अपने लिए बड़ा पोटेंशियल दिखाई दिया, इसलिए कि उस वहाँ नहीं रहते हुए भी मैं उस समाज को, उसकी संस्कृति को थोड़ा करीब से जानता हूँ। मेरे पेरेंट्स वहाँ के रहे। दूसरा ये कि अनुवाद जब आप शब्दशः कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि वो अनुवाद पढ़ने वाले को बहुत सुख नहीं देता। ये जो अनुवाद है वो एक तरह से भाव अनुवाद है, भावानुवाद। हाँ, शब्द दर शब्द, लाइन वाइज नहीं है वो। तो उस भाव अनुवाद को करने में, और कोई अपनी पसंद की चीज है उसको पढ़ के आप अगर आप उसका अनुवाद कर रहे हैं तो उसको करने में खास तरह का सुख होता है, जिसमें आपके तजुर्बे का बड़ी भूमिका होती है। मसलन यही मार्कटली वाले किताब में एक जगह पर उन्होंने वो जो कहानी है ये वाली ट्रेन टू तुलसी नगर, जिसमें ये जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा दिन वाली पर, उसमें एक बस और ट्रेन की दौड़ है जी। तो उसमें जो कंपटीशन में दूसरी बस है, उन्होंने बताया कि उसके टायर पर कोल्ड रबर इस्तेमाल की गई थी। अब जो लोग शाब्दिक अनुवाद करते हैं उनके लिए तो मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता वो इसका क्या अनुवाद करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे याद आया कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज आता था मलूकपुर के अपने घर से, तो रास्ते में 2-3 ऐसी दुकानें मिलती थी जिनके बाहर बोर्ड लगे होते थे, यहाँ ठंडी रबर चढ़ाई जाती है। वो बोर्ड पढ़ने का जो एक्सपीरियंस था या जो मेमोरी थी वो मुझे ये अनुवाद करते समय काम आई, और मैं समझ पाया कि वो जो कोल्ड प्रेस माने कोल्ड प्रोसेस है उस टायर को एक तरह से नया बनाने का, नए की तरह बनाने का, वो प्रोसेस क्यों मतलब अमल में आता है, और ये भी कि वो जो भी हो आखिर पुराना है। तो और रस्किन बॉन्ड वाला तो ये कि रस्किन बॉन्ड मुझसे, मेरी जनरेशन के पहले से बहुत लोगों के बहुत प्रिय हैं, और उस आत्मकथा को पढ़ने से जो एक बात पता चलती है, उसको पढ़ते हुए बार बार लगता है कि अरे ये तो आपने कहीं पढ़ा है, ये तो आपने कहीं पढ़ा है। बिल्कुल। तो दरअसल हमने वो उनकी कहानियों में पढ़ा है, जो हम अब उनकी आत्मकथा में पढ़ रहे हैं। तो मेरे लिए ये बड़ा मतलब एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। एक्साइटिंग इन द सेंस कि एक लेखक उसने जो लिखा है उसको अपने और अपने आसपास के जीवन की सच्ची चीजों को लेके उनको फिक्शनलाइज कर दिया है, और हम उसको कहानी के तौर पर पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अब जब वो उसको अपनी आत्मकथा के तौर पर, नॉन फिक्शन के तौर पर अपने अनुभव लिख और बता रहे हैं, तो हम उसको कनेक्ट भी कर पा रहे हैं। तो अनुभव तो वाकई तो बहुत मतलब दिलचस्प अनुवाद का वो अनुभव था। और बाकी है कि वो जो शायद अभी इनको बता रहा था अनुराग को कि मौलाना आज़ाद की एक किताब, वो अभी किताब उत्सव में आपको मिल जाएगी, वो जीवनी का अनुवाद है। और मुझे लगता है कि अभी इधर जो मैंने किताबें की हैं उसमें सबसे मुश्किल किताब थी वही मौलाना आज़ाद वाली। सर, अनुवाद पे ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो खास करके धीमी वाली फास्ट पैसेंजर, वो मैंने चूँकि कई बार पढ़ी और अच्छे से पढ़ी। तो अनुवाद के समय सबसे मुश्किलात ये होती हैं कि उसकी आत्मा को पकड़ना या अपनी मातृभाषा को बचा के रखना। तो इस किताब से जुड़ा कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसी अनुभव आपका, क्या मुश्किलात पेश आई? मुश्किलात देखिए, अब जैसे कि मुश्किलात तो नहीं दरअसल, लेकिन ऐसे कहें कि जो किसी भाषा का अपना व्याकरण या उसके जो अपने मुहावरे होते हैं, उन मुहावरों को उसकी आत्मा के साथ पकड़ के दूसरी भाषा में ले आना, ये एक टास्क होता है। वो हर किसी के सामने होता है, मतलब मेरे या केवल इस किताब की वजह से नहीं, मुझे लगता है कि जो भी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे होते हैं, ये सबके साथ होता है।
ये अंग्रेजी में किताब जो लिखी हुई थी, द अप कंट्री टेल्स, जो मार्क टेली वाली किताब थी, तो जहाँ पूरब की जिंदगी या पूरब के समाज को के बारे में अपनी कहानी कहते हुए उन्होंने अंग्रेजी जबान के जो मुहावरे इस्तेमाल किए हैं, उन मुहावरों को पूर्वांचल की जबान के मुहावरों के करीब ले आना, इसको मैं चुनौती नहीं कहूँगा। जैसा मैंने कहा कि मैं उस समाज को जानता हूँ, उस वहाँ की तहजीब को जानता हूँ, तो वो चुनौती या मुश्किल नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था कि सही जगह सही बात से कही जा सके, और मैं कह पाया, वो मतलब भली बात है। तो कोई भी सर अनुवाद है, खास करके साहित्य के जो अनुवाद होती है, तो उसको हम भाषा सेतु या सांस्कृतिक सेतु के रूप में देखते हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये सब? बहुत। आप ऐसे सोचिए कि कोई किताब किसी एक भारतीय भाषा में आई, अंग्रेजी में, मलयालम में, उर्दू में, कन्नड़ में, मैं अगर यू आर अनंतमूर्ति का लिखा हुआ मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूँ, मैंने अगर शंकर को पढ़ा है या सत्यजीत रे को पढ़ा है, मैं उनके काम को जानता हूँ, तो इस वजह से कि उनका काम केवल उन भारतीय भाषाओं में ही नहीं रहा जिसमें उन्होंने लिखा था, चाहे वो बांग्ला में लिखा गया हो या मलयालम में लिखा गया हो, कन्नड़ में लिखा गया हो, वो दूसरी भाषाओं में, अंग्रेजी में, हिंदी में उपलब्ध था। क्या किया उसने? एक तो ये कि एक भाषा के साहित्य का विस्तार किया, जो अनुवाद की बड़ी जिम्मेदारी है। और वो केवल साहित्य का विस्तार नहीं है, किसी, हम जहाँ रहते हैं या हम जिस समाज का हिस्सा हैं, उस समाज से अलग इतर भारतीय समाज को समझने, वहाँ के व्यवहार और वहाँ की संस्कृति को जानने का बड़ा जरिया है साहित्य। और अगर वो अनुवाद न हुआ होता तो मैं उससे अनजान ही रहता। सही। मैं का मतलब हम सब, जी। एक भाषा से दूसरी भाषा। एक उदाहरण मैं अनुवाद के प्रसंग में अक्सर साझा करता हूँ, बहुत बार किया है आपको। मैं वो ये बताता हूँ कि हरिवंश राय बच्चन ने एक किताब, उनकी कविताओं का एक संग्रह है, उसका नाम है भाषा अपनी भाव पर आए। और उस संग्रह में तमाम जो विदेशी भाषाओं की अलग अलग कविताएं हैं, उनका हिंदी अनुवाद उन्होंने किया है। और वो जो अभी हम लोग अनुवाद और भाव अनुवाद के फर्क के बारे में बात कर रहे थे, वो भाव अनुवाद है ये। अब उसको बच्चन जी ने कैसे किया है, उसका उदाहरण रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो पोइट्री है, जिसको अंग्रेजी से उन्होंने हिंदी में किया था और उसे शामिल किया। वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। हम लोग जवाहरलाल नेहरू के हवाले से इस कविता को पढ़ते थे कि उनकी बड़ी प्रिय कविता है और उनकी मेज के नीचे होती थी। बच्चन जी का जो अनुवाद है इस कविता का, वो अनुवाद समझिए, सुनिए। मतलब वो यह है कि गहन सघन वन तरुवर मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। फ्रॉस्ट ने अपनी कविता में ये बात 2 लाइनों में कही है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसका अगर भाव अनुवाद नहीं होता तो आप समझ सकते हैं क्या होता, वो अनर्थ होता मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और बच्चन जी कहते हैं, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। और ये जो अरे है इसमें, इस अरे की टेर और इसका भाव उसको, उस पूरी कविता को हिंदुस्तानी बना देता है। मतलब अगर आपने फ्रॉस्ट की कविता नहीं पढ़ी है, आप बच्चन जी का ये भाव अनुवाद पढ़ते हैं, तो आपको लगेगा नहीं कि अंग्रेजी की कविता है। तो भाव अनुवाद है दरअसल उसका काम, जिस तरह का संप्रेषण उसकी जिम्मेदारी है, वो अनुवादक के सिर होती है कि वो उसको जस का तस पहुंचा सके। बिल्कुल। 0 माइल बरेली सर,
तो इस पे जो काम किया, तो आपने बरेली के इतिहास को, भूगोल को, संस्कृति को बहुत गहराई से और बहुत पास से देखा होगा अपने अनुभवों से। ये पूरी रिसर्च प्रक्रिया जो थी वो कैसी रही? इतिहास वाले पक्ष को लेके सचमुच उसमें रिसर्च की बहुत ज़रूरत थी, और वो इसलिए ज़रूरत थी कि बहुत तरह की भ्रांतियों को जब हम इतिहास मान के उस पर विश्वास करने लगते हैं या जीने लगते हैं तो गड़बड़ पैदा होती है। यानी आप उस हिसाब से अपने फैसले लेते हैं और जाहिर है कि फिर वो सही दिशा में नहीं जाएंगे। इतिहास के वो जो 2 चैप्टर हैं शुरू के, उसके लिए म्यूज़ियम, उसके लिए गजेटियर, उसके लिए गजेटियर से इतर जो किताबें इतिहास की जिनको आमतौर पे प्रामाणिक माना ही जाता है, उनको पढ़ने, लोगों से मिलने में उसमें उसकी मशक्कत ज़्यादा थी। बाकी चूंकि उस किताब का फॉर्मेट ऐसा था कि एक शहर जिसको आपने देखा है, जिया है, उस शहर की खूबियाँ, उस शहर के लोग, उस शहर के लोगों के तौर तरीके, समाज, तो उसमें इस बात की पूरी छूट थी कि आप अपनी स्मृतियों को दर्ज कर सकें। और बहुधा मतलब बाद वाले हिस्सों में वो स्मृतियां और अनुभव ही हैं जो, और मैं फिर से कहूँगा कि वो अनुभव समृद्ध होना अखबार के काम की वजह से ही संभव था। मैं जैसे मैंने आपसे कहा कि एक दिन मैंने कैंपर की नौकरी की, या थोड़े दिन मैंने फूड कॉरपोरेशन की नौकरी की 2-2.5 साल, वो नौकरियां कर रहा होता तो मैं मतलब दफ्तर के 4 लोगों को जान रहा होता या 14 लोगों को जान रहा होता, लेकिन शहर को ऐसे नहीं जान रहा होता, ना शहर के लोगों को ऐसे जान रहा होता। तो वो मतलब मुझे, और दूसरा एक चीज़ जो मुझको हमेशा से असहज करती है, मतलब बहुत कम उम्र से, वो ये कि बरेली को ये झुमके वाली पहचान से क्यों जाना जाए। मतलब जो आपने रिसर्च कहा तो मुझे मतलब, और हालांकि ये इस किताब के लिखने के पहले की बात है जी। ये जो राजा मेहंदी अली का लिखा हुआ गाना है मेरा साया का जी, इसके पहले इस गाने के 3 वर्जन इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। मतलब उसके लिए किसी को कहीं जाना नहीं है, कहीं कोई ग्रंथ नहीं खोजना है, तीनों वर्जन इंटरनेट पर हैं। ये 60s का है, सॉरी 63 का है शायद, या 62 का मेरा साया वाला गाना। इसके ठीक पहले शमशाद बेगम और उनके ग्रुप का गाया हुआ गाना है। उसके अलावा एक और गाना है जो गाना.com पर वो भी अवेलेबल है, और 1932 का HMV का रिकॉर्ड जो पेशावर की मिस दुलारी के नाम है, जिसको फोक सॉन्ग्स की कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया है। यानी 1932 का एक गाना जो 2 बार और फिल्मों में आ चुका है, वो पहचान तब देता है हमको जब उसको साधना गा देती हैं पर्दे पे, और बरेली इतना दीवाना हो जाता है उस पे कि वो उसको अपना पर्सोना दे देता है कि बरेली क्या है, झुमका, बाजार, गिर गया, मिला कि नहीं। भाई मतलब आप ये बताओ, मैं भी थोड़ी देर पहले इन साथियों से बात कर रहा था, आशु से, बरेली को बरेली के बाहर जिन चीज़ों से जाना जाता था वो यहाँ का सुरमा था, यहाँ का बेंत का फर्नीचर था, ठीक है। बरेली अपनी पहचान झुमके से नहीं रखता था। नई बरेली की पहचान या तो झुमके से है, या वो हम लोगों के दोस्त खंडेलवाल साहब जो किप्स चलाते हैं उन्होंने प्रियंका की बर्फी से कर दी है, या फिर वो चमन चाट वाले उन्होंने तो ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है प्रियंका चोपड़ा को, उन्होंने उससे मुझे बताइए कि सेठ दामोदर स्वरूप के नाम पर एक पार्क यहाँ है, उनकी प्रतिमा यहाँ है, हम लोगों से पिछली पीढ़ी के नायक थे वो, हम उनसे बरेली के नाम को जोड़कर उसको पहचान के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। हम बरेली कॉलेज का वो आदमी जेमी ग्रीन, जिसके बारे में हम लोगों का एक साथी था अजीज कुरैशी, उसने बरेली कॉलेज की पत्रिका में लिखा कि कैसे वो जेमी ग्रीन नाम का आदमी नौजवानी में अपनी जान से हाथ धो देता है आज़ादी आंदोलन की लड़ाई में शामिल होकर। हम उससे बरेली को अपनी पहचान दिलाने की कोशिश क्यों नहीं करते।
हमारे पास पंडित राधेश्याम कथावाचक जैसी विभूतियां हैं इस शहर की, जिन्होंने अपनी पहचान रामकथा से बनाई, जिन्होंने अपनी पहचान पारसी थिएटर के उस दौर में बहुत अलग किस्म के नाटकों से बनाई, और वो पहचान जो विरासत के तौर पर हमारे पास मौजूद है, हम उनसे अपने शहर को जोड़ के, हम तो ये है कि वो बिहारीपुर ढाल पे जो रास्ता उनके घर जाता है, वहाँ एक पत्थर था, हम लोग कॉलेज पढ़ने जाते थे, वो पत्थर तक नहीं है। हम उस अयूब खां को जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे और हम फर्नीचर के बारे में बात कर रहे थे, हम उनको क्यों नहीं बरेली की आइडेंटिटी मान के उसको कर सकते हैं। हम केवल इन चीजों पर कि एक बम्बैया गाने से अच्छा या खराब मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि हमें वो उधार की पहचान क्यों रखनी अपने पास, जब हमारे पास ऐसी तमाम चीजें हैं जो हमको सचमुच की पहचान देती हैं या जिन्होंने दी है, उसके बारे में हमको बात करनी चाहिए। शोध वही उतना ही 2 चैप्टर, बाकी सब स्मृतियों पे नाम बदलने पे बहुत काम हो रहा है आजकल देश में। सब आपने किताब में भी नाम बदलने की संस्कृति और जो स्मृतियों का टकराव है इस पर बात की है, तो ये जो विचार है वो कैसे? मुझको ये लगता है कि जो नाम है उन नामों के होने में क्या खराबी है। आप ये समझिए कि ये चेयर है मेरे सामने और इसका रंग हरा है, यहाँ हम लोग बैठे हैं, ये गुलाबी है, ये गंदा गुलाबी है। तो अब इस गुलाबी को बैगनी या भूरा बनाने की कोई वजह होगी हमारे पास ना, होनी चाहिए। किसी भी जगह का कोई नाम जब रखा जाता है और खास तौर पर जब लोग उस नाम को प्रचलित करता है या प्रयोग करता है, तो उसकी कोई वजह होती है, और वो वजह दरअसल हम उस वजह को गौर किए बगैर कोई फैसला लेते हैं, तो हम दरअसल उस लोक स्मृति का अपमान भी कर रहे होते हैं और दरअसल उसको खत्म भी कर रहे होते हैं। स्मृति किताब में लिखा हुआ इतिहास नहीं हो सकती है, लोक स्मृति। अब अयूब खां चौराहा जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, उसको क्यों कहा गया अयूब खां चौराहा? अयूब खां इस शहर के कोई बड़े नेता या कोई क्रांतिकारी या कोई ऐसे तो थे नहीं। वो जहाँ सीतापुर आंख अस्पताल है, वो जगह उनके कारखाने की जगह थी, वहाँ उनका कारखाना था, उसके पीछे उनका घर था। बाहर वसीम भाई से मेरी बात हुई कि बाहर बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुआ करते थे, जिस पर उनके नाम और फर्नीचर का ब्यौरा और ये सारी चीजें दी हुई होती। 1940 का एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डायरेक्टरी मैंने देखी, तो उसमें मुझे उसका विज्ञापन भी मिला, अयूब खां फर्नीचर्स का। वो जो विज्ञापन बाहर लगे हुए हैं, आने जाने वाले लोगों के लिए उस जगह की उसके पहले कोई और पहचान नहीं रही होगी, और उन्होंने उसको कहना शुरू किया और उस जगह का नाम अयूब खां चौराहा पड़ गया। बहुत बाद में वहाँ पर हम लोगों ने एक मूर्ति लगाई पटेल जी की, और हम लोगों ने उसको पटेल चौक कहना चाहा। आप बताइए कि आप में से कितने लोग उसको बोलचाल में पटेल चौक कहते हैं? मतलब वो ऑफिशियली नगर निगम के रिकॉर्ड्स में वो नाम बदला जा चुका है। बीआई बाजार जो ब्रिटिश इन्फेंट्री बाजार है, उसको बहुत पहले उसका नाम पटेल बाजार रखा गया। अरे मुझे तस्नीम भाई ने ऐसा बताया, अभी भी हम लोग बीआई बाजार ही कह रहे होते हैं। तो ये जो शहामतगंज है जी, अब शहामतगंज वो जो पुलिस चौकी है, उसके ठीक पीछे शहामत मियाँ का मजार है। ये आसपास का इलाका उनकी प्रॉपर्टी रही होगी, वो बाजार उनकी जमीन पर बसा रहा होगा, लोगों ने उसको शहामतगंज कहना शुरू किया। उसको क्यों जिद है कि हम उसको श्यामगंज कहें? वो शहामत में कोई बुराई नहीं है, हमारे बड़े उसको उसी नाम से जानते बरतते आए थे, और श्यामगंज कर देने से वहां जो जाम लगता है उसमें कोई बदलाव नहीं आने जा रहा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। वो ऐसा भी नहीं होगा कि उसमें रत्ती भर भी कोई चीज। अगर ऐसा हो, आप नाम बदलने की जिद करें, मैं भी हाथ जोड़ के स्वागत करूंगा, बल्कि आपको मुबारकबाद दूंगा, बहुत अच्छा किया आपने, बदल दिया, ये जाम खत्म हो गया नाम बदलने से। ऐसा तो नहीं हो रहा है यार, तो फिर क्या? तो नाम बदलना केवल नाम बदलने के लिए या किसी एक सर्टेन आइडियोलॉजी के एजेंडा को आगे ले जाने के लिए अगर किया जाता है, तो मुझे लगता है कि वो
वही जो मैंने आपसे कहा कि वो लोक स्मृति को दरअसल खंडित कर रहा होता है, वो उसका अपमान भी कर रहा होता है, जी है ना। जिसको जिसको हम लोग आंवला कहते हैं, अगर उसका नाम आंवला पड़ा है तो कोई वजह होगी। हम बदायूं कहते हैं तो कैसे वो बूदा मऊ से लेके बदायूं तक उसका सफर है, उसमें नाम बदलने वाले शासक नहीं थे, नाम हमेशा लोक रखता है क्योंकि बरतता वही है जी। और वही बदलता है, लोक ही बदले तो बदले। हमारे यहाँ जो बालियती कुआं है, वो जो बरेली वाली किताब का जिक्र कर रहे हैं आप, उसमें आपको इन नामों के बाद कौआ टोला जी कि साहब वहां पर पेड़ों पर तमाम समय कौए बैठे रहते थे, कौआ रोर होता था, लोगों ने कौआ टोला कहना शुरू कर दिया, कौआ टोला हो गया। जकाती मोहल्ला है, जकाती मोहल्ला उस पूरे मोहल्ले में एक कोई कायस्थ परिवार रहता था जो सरकारी नौकरी से रिटायर हो गया था, उनको सरकारी पेंशन मिलती थी। लोगों ने उनकी पेंशन की वजह से उस घर को जकात वालों का घर कहना शुरू कर दिया और मोहल्ले का नाम जकाती हो गया। अब आप उसका नाम कुछ भी बदल दीजिए, लेकिन उसके जकाती नाम रखने से न तो किसी ने उसका बुरा माना और न ये कि उसको बरतना छोड़ दिया कि भाई कोई और नाम रख दो। जकाती था, जकाती है जी। ये जो मलूकपुर, बिहारीपुर, कुंवरपुर, ये सारे नाम इस शहर को नई शक्ल देने वाले राजा मकरंद राय, उनके भाई और दूसरे लोगों के नाम हैं जो ये बस्तियां बसाई गई और ये नाम दे दिए। हम लोग कब से बरतते हैं? हम में से 99.9% लोगों को ये नहीं पता होगा कि हम इसको मलूकपुर क्यों कहते हैं या कुंवरपुर क्यों कहते हैं। उनको जानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन उनको कुंवरपुर कहने से कोई एतराज भी नहीं है। मोहल्ला चिड़ी मारान भी है हमारे पास, सौदागरान भी है हमारे पास। सर, ये जब स्थानीय खास करके लेखन पे हम जब बात करते हैं, बरेली 0 माइल हो या मैंने बरेली को लेकर और भी किताबें पढ़ी या कुछ और भी ऐसी स्थानीय जगहों, खास एक सुधीर विद्यार्थी की किताब विशलपुर और शाहजहाँपुर पे है, मैंने कन्नौजी पे बातें की किताब की है कुछ। तो उस संस्कृति में वहाँ की जो लोकल भाषा होती है सर, उसका क्या योगदान रहता है? 0 माइल में कैसे आपने उनको चीज़ों को समेटा और सहेजा? भाषा पर उसमें एक अलग प्रसंग है अगर आपने गौर किया हो। और इसलिए कि जैसे बरेली की जो बोली है, भाषा तो नहीं कहूँगा मैं, जो बोली है वो अगर आप गौर कीजिए कभी तो जरा सी दूर पर शाहजहाँपुर है हमारे, या तिलैर कटरा जो शाहजहाँपुर की भौगोलिक सीमा है, इधर रामपुर है, बदायूं या पीलीभीत है। कभी इन बोलियों से उसकी तुलना करके समझिए कि ये अपनी तरह से एक अलग बोली है, मतलब डिस्टिंक्ट है। अलग का मतलब डिस्टिंक्ट है। और मेरे ख्याल से हर जगह, चूंकि हम बरेली के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम बरेली की इस बोली को डिस्टिंक्ट कह रहे हैं, लेकिन जैसे रामपुर है तो रामपुर की बोली और लहजा और उस बोली के मुहावरे हम भोपाल में बोली जाने वाली जबान में पा जाते हैं और हम उसको मिला सकते हैं। हम जो शाहजहाँपुर में बोला जा रहा होता है उसको हम सीतापुर से, लखीमपुर से, लखनऊ से बने वो जो अवध वाला इलाका है वहाँ उसमें साम्य तलाश लेते हैं। लेकिन हम बरेली वाली जो बोली है उसका साम्य नहीं मिलता। अब वो वही है कि बरेली जिस तरह के लोगों का शहर रहा है पहले से, और उन लोगों ने अपने बर्ताव के लिए उनमें जैसे भी बदलाव किए हों, और ये जो खास तरह की जबान पैदा हुई बरेली की, जैसे कि नखलऊ को नखलऊ कहने वाले लोग तमाम बदायूं में भी मिल जाएंगे, लेकिन सिगरेट को सिगरेट कहने वाले लोग मुझे बरेली में ही मिलते हैं। जी, सही बात। ये कहीं और नहीं मिलते, ये बरेली में ही मिलते हैं। ठीक है। तो लोग अपनी तरह से, जब उसमें तो नहीं ये प्रसंग आया है, पर गोपीचंद नारंग ने जैसे दिल्ली की जो करखंदारी जबान है उस पर एक बहुत अलग से शोध की तरह की एक किताब लिखी, पूरी किताब है वो, और वो जिसमें काकू जारिया भाई टाइप जो डायलेक्ट है वो कभी कभी मुझको बरेली की
पुरानी जो स्थानीय लोगों की बोली है उसमें मिलता है। जी मुझे लगता है कि जो समाज है वो जितना मिला जुला समाज है, खास कायस्थ पुरानी पीढ़ी के लोग जो उर्दू बरत रहे होते थे, वो जो मुस्लिम परिवार नवाब और दूसरे इतर वो लोग फारसी और उर्दू बरत रहे होते थे, उसके अलावा बहुसंख्य लोग शहर के रहने वाले जिस जबान को बरतते थे, मुझे लगता है कुछ सबको मिलजुल के ये वाली जो बोली है जो बरेली की है वो बनी है। इसमें ब्रज भी है, इसमें ब्रज के शब्द बहुत सारे आते हैं, ब्रज से तो लगा हुआ है क्योंकि ब्रज के शब्द बहुत आते हैं यहाँ जी। दरअसल, है ना ब्रज इसलिए कि वो बदायूं से होके आते हैं इधर। जी हमारे यहाँ तो सर कन्नौजी बोली जाती है, जैसे पूरे उसमें जब मैं बरेली आया तो खास करके जो लोकलाइज लोग हैं, मतलब रिक्शे वाला है या जो अलग छोटे उसके आते हैं, तो मैं बहुत सारे ऐसे शब्द या बहुत सारे प्रयोग देखता हूँ जो बिल्कुल मेरे घर की भाषा या गांव की भाषा हाँ है। बिल्कुल। आप ऐसा है, रामपुर पर एक लुगत है जिसको कहा गया है रुहेलखंड की बोली या भाषा ऐसे करके, बहुत पतली सी डिक्शनरी है, वो करीब 100 पन्ने से कम की है, 80 पन्ने की। उन शब्दों को देखिए तो आप पाएंगे कि वो शब्द आपको पूरी हिंदी पट्टी में बरतते हुए मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई। और वो उसमें लिखे हुए शब्दों में केवल वो फारसी या अरबी के शब्द नहीं है, उसमें तुर्की और अफगानी पश्तो के शब्द भी हैं दरअसल। हम आप उन्हें बरत रहे होते हैं, है ना, और हमने उन्हें बदलने के बारे में कभी नहीं सोचा। हाँ जी